विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान के प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था, उसकी नियुक्ति और कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है? सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन और भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा भारत में संविधानवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके अंतर्गत कई नए प्रावधान किए गए। इस अधिनियम के द्वारा विद्यार्थियों प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। तो विद्यार्थियों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो पहला प्रावधान किया गया वो था कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, रेस्पॉन्सिबल सरकार की स्थापना। प्रशासन के विषयों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। तो विद्यार्थियों, केंद्रीय विषय में वे विषय थे जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में अन्य रूप से रखे गए। इसी के साथ प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आंतरिक और आरक्षित। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, इस अधिनियम के द्वारा शासन के जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा, केंद्रीय और प्रांतीय। और फिर प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा, आंतरिक और आरक्षित। आंतरिक विषयों का प्रशासन गवर्नर के द्वारा विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किए जाने की व्यवस्था की गई थी। तो विद्यार्थियों, इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतीय जो विषय थे उसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा था, आंतरिक और आरक्षित। तो आंतरिक जो विषय का प्रशासन स्वयं गवर्नर के द्वारा विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किए जाने की व्यवस्था की गई थी। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाकर 70% किया गया। इस प्रकार उत्तरदायी सरकार की नींव आंतरिक विषयों के संकीर्ण क्षेत्र में डाली गई। तो यहाँ पर जो आंतरिक विषयों के मामले में जो प्रशासन था वो गवर्नर के द्वारा विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किए जाने के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया था। दूसरी ओर जो आरक्षित विषय थे प्रांतों के, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर प्रांतों के विषयों को आंतरिक और आरक्षित दो विषयों में बांटा गया। आंतरिक विषयों का प्रशासन गवर्नर के द्वारा और किसकी सहायता से किया गया? विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किए जाने का प्रावधान किया गया। जबकि हस्तांतरित जो विषय थे आरक्षित जो विषय थे उनके प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम में विधानमंडल के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं रखा गया था। अब बात करते हैं भारतीय विधानमंडल को और अधिक प्रतिनिधित्व बनाया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय जो विधानमंडल था
उसको अधिक प्रतिनिधित्वात्मक, अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में लाया गया। केंद्र में उत्तरदायित्व को स्थान नहीं दिया गया। गवर्नर जनरल भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश संसद का उत्तरदायी बना रहा। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल है वो भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश संसद का उत्तरदायी बना रहा। विद्यार्थियों, भारतीय विधानमंडल को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वात्मक बनाया गया और पहली बार विधानमंडल द्विसदनीय किया गया। तो ये भी एक अलग से प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया कि पहली बार विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, जिसके अंदर एक उच्चतर सदन और एक था निम्न सदन, जिसको निचला सदन कहते हैं। उच्चतर सदन को राज्य परिषद का नाम दिया गया। जो उच्च सदन था उसका नाम विद्यार्थियों राज्य परिषद रखा गया, जिसमें 60 सदस्य थे, जिनमें 34 निर्वाचित थे। इसी तरह निम्न सदन या निचले सदन, जिसे विधानसभा का नाम दिया गया, और इसमें 144 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर बताया कि पहली बार इस अधिनियम के तहत विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, जिसमें ऊपरी सदन या उच्च सदन का नाम दिया गया राज्य परिषद और निम्न सदन का नाम दिया गया विधानसभा। तो 1919 के अधिनियम में जो द्विसदनीय विधानमंडल था प्रांतों के अंतर्गत, उसके अंतर्गत राज्य परिषद और विधानसभा। राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 निर्वाचित थे। इसी तरह विधानसभा में कुल 144 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित थे और शेष नामांकित या मनोनीत थे। इसके साथ ही मताधिकार का जो अधिकार था वो सीमित और संकुचित था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो मताधिकार जो दे रखा था वो सीमित मात्रा में था और बड़ा संकुचित था। मताधिकार की अहर्यता संपत्ति के आधार पर निर्धारित की गई थी। तो मताधिकार की जो योग्यता थी या जो अहर्यता थी, कौन मत देगा, तो उसका मापदंड था वो था संपत्ति। हाँ जा।